वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उसका कारण था मैं अपने निजी कामों में काफ़ी व्यस्त था, जिसकी वजह से ये आपको डेली उपलब्ध नहीं करा पाया। तो आज इस वीडियो में हम लोग 1 से 7 मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे और इसके बाद फिर रेगुलरली आपको जिस तरह से करंट अफेयर्स मिलता था, उस तरह से मिलता रहेगा। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें ये 50वां सीरीज है। इससे पहले हमने 49 वीडियो करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की उपलब्ध करा दी है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं, जो आपको बाकी वीडियोस में नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है। एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को इस तरह से लगातार डेली देखेंगे तो एक न एक दिन आप चिंगारी जरूर बनेंगे। और कुछ लोग तो चिंगारी बन चुके हैं। जो लोग बन चुके हैं कमेंट जरूर कीजिए, मैं भी चिंगारी। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। ये 28 फरवरी को लास्ट वीडियो हमने जो उपलब्ध कराई थी, उसका चिंगारी प्रश्न है ये। क्योंकि 1 से लेकर 7 मार्च तक का करंट अफेयर्स आपको नहीं मिला था। तो ये 28 तारीख को जो हमने सवाल पूछे थे, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से चुनकर आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों ने सही आंसर किया था कमेंट बॉक्स में। डेली लास्ट में आपसे एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर करें। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है क्योंकि पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी। उद्देश्य है इसका दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को अब पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाने लगा है। इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर 1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये नेशनल सिक्योरिटी डे है। पीछे हमने देखा सेफ्टी डे, अब ये सिक्योरिटी डे है। ये कब मनाया जाता है, ये भी 4 मार्च को ही मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिन भी सभी सुरक्षा बलों जैसे पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, कमांडो, गार्ड, सेना और अन्य सुरक्षा कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी डे और सेफ्टी डे दोनों कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। यह हर वर्ष मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। इसका उद्देश्य है इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और इस दिन 1973 में वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES को अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को ही मनाया जाता है ये। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट एंड कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है किस दिन, 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इसको कहा जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है एंड इनइक्वालिटीज। उद्देश्य है इसका लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और उन्हें भेदभाव से बचाने के लिए जागरूक करना। यह दिवस बीजिंग में एक प्रमुख कार्यक्रम के साथ UN एड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदीबी के द्वारा शुरू किया गया था। यह दिवस पर
यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019-20 में भारत 153 देश में से 112वें स्थान पर है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। इसका उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना और आपदाओं से लड़ने वाले प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देना। वर्ष 1990 में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। यह उस दिन को याद करता है जब 1972 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन संविधान एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में लागू हुआ था। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है, सेवा भी रोजगार भी। पहली बार यह दिवस 2019 में मनाया गया था। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा चाबहार दिवस कब मनाया गया है? चाबहार दिवस जो है वो कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च को मनाया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये चाबहार में एक बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में काम करता है। इस बंदरगाह में 2 अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं जिनका नाम शहीद बहेश्ती और शाहिद बहेश्ती और शाहिद कलंतरी है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह ने संभाला है। कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त यानी एडिशनल प्रभार जो है वो दिया गया है। उन्होंने एपी माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण किया। एपी माहेश्वरी अब तक जो है वो महानिदेशक थे सीआरपीएफ के। अब आपको याद रखना है कौन है, कुलदीप सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी एआईबीए ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, भारतीय मुक्केबाज हैं ये एमसी मैरी कॉम। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी एआईबीए ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है। यह एआईबीए के द्वारा पिछले साल अपने सुधारों के हिस्से के रूप में बनाया गया एक पैनल है। मैरी कॉम 7 सातों विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती मुक्केबाज हैं। इनमें 6 स्वर्ण पदक भी इनको दिया जा चुका है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी एआईबीए के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके उम्र क्रैमलेव हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक मैरी कॉम की आत्मकथा है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमआईटी यूएसए ने पहला स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है इसका 11वां संस्करण हाल ही में जारी हुआ है। इसके द्वारा दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालय को रैंकिंग किया जाता है, ये विषय के संदर्भ में 12 भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है। 12 विश्वविद्यालय जो भारतीय थे, इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय शामिल थे। विश्व के टॉप 3 संस्थान जो हैं इसमें से आप याद रखिएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का, दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ब्रिटेन का। ये टॉप 3 संस्थान आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार टॉप पर कौन सा शहर है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार जो सबसे नंबर 1 पर स्थान पर शहर है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कुल 111 शहर को शामिल किया गया था।
10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु सबसे बेहतर प्रदर्शन पर रहा, यानी सबसे बेहतर शहर रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद आपको याद रखना है। सबसे नंबर 1 पर कौन है? बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद। ठीक है, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसका नाम याद रखिएगा, तीन शहर का। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला जो है वो सबसे नंबर 1 पर रहा, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर और तीसरे नंबर पर सिलवासा। इसके बाद है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगर निगमों में टॉप पर जो रहा वो इंदौर, और 10 लाख से कम में जो रहा टॉप पर वो नई दिल्ली रहा। डेटा चुनौती यानी डेटा चैलेंज के कारण पश्चिम बंगाल से कोई भी शहर शामिल नहीं किया गया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यह इंडेक्स केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आंध्र प्रदेश की कदापल ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई हैं? इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलिमंजारो तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया की जो ये चोटी है, इस पर कदापल ऋत्विका श्री ये चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बन चुकी है। आंध्र प्रदेश की है ये कदापल ऋत्विका, ये नाम याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की एक 9 वर्ष की है ये, इनकी उम्र ये भी याद रखना है आपको। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर इन्होंने चढ़ाई किया और एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई है ऐसा कारनामा करने वाली। अफ्रीका के सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है और यह अफ्रीका के तंजानियन देश में स्थित है। कक्षा 2 की छात्रा अपने पिता और गाइड के साथ समुद्र तल से 5,681 मीटर की ऊंचाई पर गिलमैन के पॉइंट पर चढ़ गई। विश्व की 3 सर्वोच्च चोटियां आपको याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर ऊंची है। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है 8,611 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंची है। तो इन तीनों का नाम भी याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 88वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत का दर्जा पिछले साल के फ्री यानी स्वतंत्र से पार्टली फ्री यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। 100 के स्कोर के साथ सबसे मुक्त देश फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। इन 3 देशों को नाम याद रखिएगा, सबसे मुक्त देश। और सबसे कम मुक्त देश में तिब्बत और सीरिया को याद रखना है आपको। यह इंडेक्स जो है वो यूएस बेस्ड थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल है 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय समिति में 259 सदस्य शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिति उत्सव के कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश देगी और स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू होगा। ये 75वें वर्ष का उत्सव जो है ये 12 मार्च को शुरू होगा। नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ भी इसी दिन मनाई जाएगी। सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो चुका है और इसको अब जाना जाएगा किस नाम से? संसद टीवी से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया है, अब यह संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। राज्यसभा सचिवालय ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। लोकसभा टीवी यह चैनल निम्न सदन की कार्यवाही को कवर करता है और इसकी शुरुआत साल 1989 में की गई थी। राज्यसभा टीवी के बारे में जानिए, यह एक राजनीतिक समाचार चैनल है। यह चैनल ऊपरी सदन की कार्यवाही को कवर करता है। अब ये दोनों मिलाकर संसद टीवी हो चुका है। ठीक है, राज्यसभा टीवी को साल 2011 में लॉन्च किया गया था, जबकि लोकसभा टीवी को साल 1989 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किसे पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये पत्र सूचना कार्यालय है, जिसको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कहा जाता है, इसके जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, प्रधान महानिदेशक, इनका नाम है जयदीप भटनागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जयदीप भटनागर को पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कुलदीप सिंह धतवालिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला है।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के बारे में जान लीजिए। यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो संपूर्ण भारत सरकार के लिए सार्वजनिक संचार और मीडिया संबंधों के लिए जिम्मेदार होती है। गठन इसका 1919 में किया गया था। हेडक्वार्टर मुख्यालय जिसकी बात करें नई दिल्ली में है। मंत्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यानी ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अंतर्गत, जिसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरन पोलार्ड। ठीक है, कैरन पोलार्ड को इसका राइट आंसर कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने के बाद 6 छक्के खाने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकेला धनंजय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विंडीज के कप्तान कैरन पोलार्ड ने श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज अकेला धनंजय को एक ओवर में 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह और हर्षल गिब्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसी के साथ कैरन पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। अकेला धनंजय दुनिया में ऐसे पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने एक ही मैच में हैट्रिक भी लिया हो और 6 छक्के भी खाए हों, यानी उनको 6 छक्के लगाए गए हैं और हैट्रिक विकेट भी उन्होंने ली है। ये कारनामा वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच एंटीगुआ में खेले जा रहे मैच की टी20 सीरीज से पहले मैच में हुआ था। अगला सवाल है हाल ही में किसने विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये। इन्होंने 5 मार्च 2021 को 29वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला सवाल देखिए, भारतीय सेना ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने बारामूला जिले के सोपोर में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन शुरू किया है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2023 को। ठीक है, वर्ष 2023 को इन्होंने इंटरनेशनल मिलेट जो है वो घोषित किया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 युद्धाभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना इस युद्धाभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना पहली बार इसमें भाग लेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत वोरा को, जो कि भारतीय वरिष्ठ राजनयिक हैं, इनको वहाँ के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी बने हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। सोमालिया में भारत के राजदूत वीरेंद्र कुमार पॉल हैं। कजाकिस्तान में भारत के राजदूत शुभदर्शनी त्रिपाठी हैं। और न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त मुक्तेश कुमार परदेशी हैं। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नोमैडलैंड को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। ये 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था जिसकी घोषणा हुई है। इस अवार्ड का आयोजन इस बार वर्चुअली किया गया है। इस बार नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउन ने बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता है। वहीं नोमैडलैंड के को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। इस बार का बेस्ट एक्टर अवार्ड चैडविक बोसमैन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA के द्वारा मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देशी विदेशी कलाकारों, फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली के फॉलोअर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन पार कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार करने वाले जो सबसे पहले क्रिकेटर हैं वो विराट कोहली बन चुके हैं। इस आंकड़े को छूने वाले कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर होने के साथ साथ
पहले भारतीय भी बन चुके हैं। विराट कोहली दुनिया के 23वें ऐसे शख्स हैं जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन क्रॉस की है। दुनिया में फिलहाल इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली जो हस्ती है, नंबर 1 पर पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिनके 266 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और नंबर 2 पर अमेरिका की म्यूजिशियंस और एक्ट्रेस एरियाना ग्रांडे हैं जिनके 224 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगला सवाल देखिए, किस बैंक ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को अपने निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक उदय कोटक हैं। चेयरमैन प्रकाश आप्टे हैं। एमडी एंड सीईओ उदय कोटक हैं। टैगलाइन इस बैंक का आप सबको मालूम है, लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला सवाल है, किस कंपनी के क्रूजर मेट्योर 350 को मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉयल एनफील्ड। ऑप्शन नंबर डी, रॉयल एनफील्ड को जो है वो इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर के प्रतिभागियों में देश की टॉप 10 बाइक में जगह दी गई थी, जिसमें रॉयल एनफील्ड की क्रूजर मोटियोर 350 ने कुल 96 पॉइंट के साथ ये अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं दूसरे पायदान पर 81 पॉइंट के साथ केटीएम 390 रही, और तीसरे पोजीशन पर 59 पॉइंट के साथ हीरो एक्सट्रीम 160 मौजूद थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में Hyundai i20 को इंडियन कार ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। Hyundai की इस छोटी कार ने महिंद्रा थार और किया सोनेट को पछाड़ते हुए यह अवार्ड अपने नाम किया है। अगला सवाल है, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिपस एक प्यारे वेब पैर वाला जानवर है जो आमतौर पर ठंडे तापमान में धीमी गति से चलने वाली नदियों के आसपास रहता है। यह एक स्तनधारी जीव है और इसका मुंह बत्तख के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण एवं सुधार हेतु द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा एकमुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है? सुगम्य भारत अभियान जो है ये एक ऐप है, और इस ऐप को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये श्री थावरचंद गहलोत, जिन्होंने सुगम्य भारत ऐप को वर्चुअल मोड में लॉन्च किया है। वे एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका भी लॉन्च की है उन्होंने। इस ऐप और हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। सुगम्य भारत ऐप के बारे में जान लीजिए। यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे भारत में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के 3 स्तंभ परिवहन क्षेत्र, निर्मित पर्यावरण और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पहुंच को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जिसने जीता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी वरुण कपूर और मालविका बसोंड ने जीता है। मालविका बंसोड ने और वरुण कपूर ने, इन दोनों ने मिलकर यह युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये वरुण कपूर और मालविका बंसोड। इन्होंने कंपाला में 2021 का युगांडा अंतर्राष्ट्रीय में क्रमशः पुरुष और महिला में एकल खिताब जीता है, यानी पुरुष वर्ग में वरुण कपूर और महिला वर्ग में मालविका बंसोड ने जीता है। वरुण कपूर ने पुरुष एकल फाइनल में शंकर मुथुसामी को हराया और मालविका बंसोड ने महिला एकल फाइनल में हमवतन अनुपमा उपाध्याय को हराया है। युगांडा के बारे में आप सबको पता है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित यह एक लैंडलॉक देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राजधानी इसकी कंपाला है, मुद्रा युगांडा शिलिंग है, और राष्ट्रपति यहाँ के युवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा जारी वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 देश जो है वो समान देश 10 ऐसे देश हैं जो समान अधिकार देते हैं। ये देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। यह देश महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है, इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा करेगा।
इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 2020-21 सत्र की मेजबानी ओडिशा करेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने इसकी पुष्टि की है। टूर्नामेंट के तारीखों की घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रफुल्ल पटेल हैं। उपाध्यक्ष सुब्रता दत्त हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत को 2022 AFC महिला एशिया कप तथा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी दी गई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा करेगा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2032 ओलंपिक के लिए पसंदीदा शहर बताया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिस्बेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को 2032 ओलंपिक खेलों के लिए एक पसंदीदा स्थान बताया है। क्वींसलैंड राज्य ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2000 में सिडनी में ओलंपिक की मेजबानी की थी। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानिए। IOC के बारे में, यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके थॉमस बाच हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में होगा और ओलंपिक 2024 फ्रांस में होगा। ये जो 2020 है ये 2021 में होगा जापान में, ठीक है। 2020 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो टोक्यो जापान में ये 2020 वाला ओलंपिक 2021 में होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किस देश ने आर्कटिक महासागर में के जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने लॉन्च किया है। हाल ही में रूस ने आर्कटिक महासागर में जलवायु व पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया है। बीते 3 दशकों में आर्कटिक वैश्विक औसत के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने बताया कि कजाकिस्तान के बैकोनोर कॉस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट से सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लक्षित कक्षा में पहुंचाया गया है। यह रूस का पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा तथा उथला महासागर है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के लिए भागीदार देश कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क याद रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के लिए भागीदार देश है। डेनमार्क मैरीटाइम 2021 समिट के लिए भागीदार देश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक आभासी मंच पर किया गया, यानी वर्चुअल स्टेज पर किया गया। इस शिखर सम्मेलन के लिए फिकी उद्योग और EY नॉलेज पार्टनर हैं, ठीक है। उद्देश्य है भागीदार देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, पहला मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया था और ये डेनमार्क मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के लिए भागीदार देश बना है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। मुद्रा इसकी है डैनिश क्रोन। अगला सवाल है, DRDO के द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? सिंधु नेत्र उपग्रह जो सैटेलाइट को DRDO ने लॉन्च किया है, वो किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-51। PSLV का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो PLSV C-51 रॉकेट से इसको सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी करना। इसरो के प्रमुख के सिवन हैं और उन्होंने इसकी जानकारी दी। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NCL के प्रथम समर्पित मिशन के तहत ब्राजील के एमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से हाल ही में प्रक्षेपित किया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आपको ये सवाल काफ़ी हेल्प करेगा। हाल ही में नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R विनय कुमार।
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं ये आर विनय कुमार। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है। विनय कुमार भारत की ओर से 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 टी20 मैच खेल चुके हैं। टीम इंडिया की जर्सी में वो आखिरी बार नवंबर 2013 में मैदान पर उतरे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिए, विनय कुमार को दवंगेर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन है जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास की जो घोषणा की है, इन क्रिकेटरों का नाम आपको याद रखना है। यूसुफ पठान, नमन ओझा, अशोक डिंडा, MS धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान, वसीम जाफर, सुदीप त्यागी, प्रज्ञान ओझा, पार्थिव पटेल और तन्मय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ISSF के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 कहां पर आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र में आयोजित किया गया है। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया है। भारत की पुरुष टीम ने शॉटगन विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज जीता है, और रूस की टीम ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जीता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में टास्क फोर्स ने किन 2 नदियों की इंटरलिंकिंग पर मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी और गोदावरी। यहाँ पर देखिए, हाल ही में टास्क फोर्स ने महानदी गोदावरी नदियों की इंटरलिंकिंग पर मंजूरी दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के द्वारा आवंटित गोदावरी जल के उपयोग को सुनिश्चित करके लिंकिंग परियोजना को मंजूरी मिली है। यह निर्णय टास्क फोर्स की 13वीं बैठक में किया गया है और इसकी जानकारी टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्री राम वेदिरे ने दी है। गोदावरी नदी के बारे में जानिए, यह गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मट्टम वेंकट राव को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। किनको? याद रखिएगा, इनका नाम मट्टम वेंकट राव। ठीक है, CEO और MD इनको नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने ये नियुक्ति 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है और ये नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वह पल्लव महापात्रा की जगह लेंगे। 28 फरवरी 2021 को पल्लव महापात्रा रिटायर हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए, स्थापना इसकी 1911 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका टैगलाइन है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अगला सवाल यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ और इसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन? इसका आंसर हो जाएगा विकास सिंह यानी ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। सीनियर एडवोकेट प्रदीप कुमार राय को उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि AK प्रसाद को सेक्रेटरी चुना गया है। तो आप याद रखिएगा, AK प्रसाद सेक्रेटरी हुए और यहाँ पर जो प्रदीप कुमार राय हैं, इनको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। और जो बने हैं प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, वो कौन बने हैं? विकास सिंह, ये बने हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, इराकली गरीबशुली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्जिया के बारे में जानिए, यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी टिबिलिसी है। मुद्रा इसकी जॉर्जियन लारी है और राष्ट्रपति यहाँ पर सलोम जुराबिश्विली है। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? CBDT का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है और इसके जो अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति यानी दोबारा नियुक्ति की गई है, इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी यानी PC मोदी। आप याद रखिएगा, PC मोदी को फिर से जो है CBDT का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में PC मोदी को अगले 3 महीने के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है PC मोदी जी का। उन्हें फरवरी 2019 में CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्ष 1963 में CBDT एक्ट यानी CBDT एक्ट 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन 2 संस्थाओं का गठन किया गया था, जिसमें एक थी CBDT और दूसरी थी CBEC। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया
और दूसरा है CBEC, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कहते हैं, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। इन दो संस्था का गठन किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत। ये दोनों ही संस्थाएं संवैधानिक निकाय हैं, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसके जो लेखक का नाम है वो है अनिंद्या दत्ता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अनिंद्या दत्ता। यहाँ पर अगला सवाल है ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है किंगशुक नाग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेन फ्री माइंडसेट, पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक रविंद्रन, यानी ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। दीपक रविंद्रन की यह पुस्तक है द पेन फ्री माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है अभिनव किरे। अभिनव किरे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, इस पुस्तक के लेखक का नाम है राम माधव, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राम माधव। अगला सवाल यहाँ पर है नो द एंटी नेशनल्स, पुस्तक के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल, इस पुस्तक के लेखक का नाम है RSN सिंह, RSN सिंह। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? उसके बाद है कान्हा गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? एक एक करके आंसर देखिए। सबसे पहला जो था मेघमलाई, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद है कान्हार गांव, ये है महाराष्ट्र में। सज्जनगढ़ राजस्थान में है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोवा में है। और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। चिंगारी प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें आपसे सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर जो भी है आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।